नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं चौहान वंश की अजमेर शाखा का। जी हाँ, देखिए चौहान वंश की अजमेर शाखा। अब चौहान वंश की यह जो अजमेर शाखा है, इसका अपन अध्ययन करते हैं। तो इस अजमेर शाखा की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा सांबर शाखा में। चौहान वंश की जो सांबर शाखा है उसमें जाना पड़ेगा। तो देखिए चौहान वंश की जो सांबर शाखा है, इस चौहान वंश की सांबर शाखा का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम। आप देखिए चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज प्रथम जो है, इनको मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है मलेच्छ नाशक, यानी मलेच्छों का ये नाशक कहलाता है। पृथ्वीराज प्रथम है, इनके समय ही इनके एक सामंत थे और इनके सामंत का नाम था हटड़देव। हटड़देव नाम के इनके सामंत थे और इनके सामंत हटड़देव ने रेवासा सीकर में, कहां पर? रेवासा। रेवासा कहां पर है? सीकर में है। तो हटड़देव ने रेवासा सीकर के अंदर है वह जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न भी अपने कल्चर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेवासा सीकर में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो रेवासा सीकर में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण हटड़देव ने करवाया था। किसके सामंत थे या किसके काल में हुआ? तो पृथ्वीराज प्रथम है, इसके टाइम पीरियड में जो है वह इसका निर्माण हुआ था। अब देखो पृथ्वीराज प्रथम जो है, पृथ्वीराज प्रथम की सन 1105 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वीराज प्रथम के जो पुत्र थे, और इनके पुत्र का नाम था अजय राज चौहान। इनके पुत्र का नाम था अजय राज चौहान। अजय राज चौहान शासक बन जाते हैं। अच्छा, अजय राज चौहान कहां के शासक बने? तो अजय राज चौहान जो है वह शासक बने थे कहां के? सांबर के। ठीक है ना। अब अजय राज चौहान के समय में क्या होता है कि अनेकों जो मुस्लिम आक्रमण है, वह मुस्लिम आक्रमण इस पर, अपने सांबर पर होते हैं। सांबर की राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर नागौर थी। चौहान वंश की स्थापना में देखा ही था आपने, अहि छत्रपुर नागौर है वो सांबर की राजधानी थी। तो अजय राज चौहान है, इनके समय में यह नागौर का ये जो क्षेत्र है, इस नागौर के क्षेत्र पर अनेकों मुस्लिम आक्रमण होते हैं और रोज रोज के इन मुस्लिम आक्रमणों से अजय राज चौहान परेशान हो जाता है। अजय राज चौहान का समय अपन 1105 से 1133 ईस्वी तक आंकते हैं। 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक का समय जो है वह है अजय राज चौहान का है। और अजय राज चौहान शासक कहाँ के बनते हैं? सांभर के शासक बनते हैं। इन्हें अजय राज चौहान के द्वारा है वह सन 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में अपन बोलते हैं अजमेर। अजय मेरू नगर की स्थापना किसने की, यानी अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज चौहान के द्वारा सन 1113 में की गई। क्यों? क्योंकि ये जो सांबर का क्षेत्र है, इस सांबर के क्षेत्र पर लगातार मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और रोज रोज के इन मुस्लिम आक्रमणों से अजय राज चौहान तंग आ गए थे। इन्हें सुरक्षित स्थान की तलाश थी, तो उसी सुरक्षित स्थान की स्थापना है वो इन्होंने की थी, जो अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच स्थित है। अजमेर नगर के अंदर सन 1113 में ही इनके द्वारा अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए यह जो अजय मेरू दुर्ग है, इसकी खास बात, इसे तारागढ़ भी कहते हैं, गढ़बीटली भी कहते हैं, जिब्राल्टर दुर्ग कहते हैं, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी,
आदि नामों से जो है वो इसको जाना जाता है। आगे समझ में बात है? तो अजमेर का जो संस्थापक है वह अजय राज चौहान था, और यहीं से चौहानों की यह जो सांबर शाखा है, इस सांबर शाखा का परिवर्तन हो जाता है किसमें? अजमेर शाखा में। तो सांबर शाखा इज टू चेंज इन अजमेर शाखा। ओके, तो अजमेर शाखा की स्थापना अजय राज चौहान ने की। अब देखो, अजय राज चौहान जो है, अजय राज चौहान, अजय राज चौहान, इनको क्या कहा जाता है इतिहास में? इन्हें अजय राज चक्री के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अजय राज चौहान को क्या बोलते हैं? अजय राज चक्री। सर क्यों कहते हैं इन्हें अजय राज चक्री? अजय राज चक्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि शत्रु की चक्कर के समान फैली हुई जो सेना है, उस सेना का संहार करने में ये सक्षम थे अजय राज चौहान। इस कारण इन्हें इतिहास में अजय राज चक्री के नाम से संबोधित किया जाता है। अजय राज चौहान से ही चौहानों को प्रसिद्धि मिलना शुरू हुआ था। तो अजय राज चौहान के समय को चौहानों का, अजय राज का समय जो है यह चौहानों का कहलाता है निर्माण काल। किस शासक के समय को चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है? अजय राज चौहान के समय को चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। समझ में आ गई बात है? अब देखो, अजय राज चौहान है, इन्होंने अपने राज्य में चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे अजय द्रुम नाम से। अजय द्रुम क्या है? देखो बेटा, वैसे द्रुम यानी सिक्का ही होता है। द्रुम का मतलब क्या होता है? द्रुम यानी सिक्का होता है। और इन्होंने अपने नाम पर अजय द्रुम नाम के सिक्के चलाए थे, जिन पर इनकी पत्नी, अजय राज की पत्नी थी सोमल देवी। तो अजय राज की पत्नी सोमल देवी है, इसका नाम भी इन सिक्कों पर उत्कीर्ण था। ठीक है। अच्छा, अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना कर दी। अजमेर शाखा है वो यहां से शुरू हो गई। अब इसके पश्चात अजय राज चौहान जो है, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और अजय राज चौहान ने ले लिया संन्यास। अजय राज चौहान ने संन्यास ग्रहण कर लिया। कब? सन 1130 ईस्वी में अपने पुत्र अर्णोराज चौहान को पूरा प्रशासनिक कार्य सौंप दिया और स्वयं अजय राज चौहान ने ले लिया संन्यास। इनका अंतिम समय जो है, लास्ट टाइम, इनका अंतिम समय कहाँ बीता? अजय राज चौहान का अंतिम समय जो है यह पुष्कर झील के किनारे बीता था, और यहीं पर रहते हुए सन 1133 ईस्वी में अजय राज चौहान की हो जाती है मृत्यु। अजय राज चौहान की सन 1133 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अजय राज चौहान की मृत्यु के पश्चात अजय राज चौहान के सुपुत्र अर्णोराज चौहान जो है वह शासक बन जाते हैं। अब देखिए, अपन अध्ययन करते हैं किसका? अर्णोराज चौहान का। जी हाँ, अर्णोराज चौहान अजय राज चौहान के पुत्र थे, अर्णोराज चौहान। ठीक है। इन्हें इतिहास में इनकी प्रजा के द्वारा अन्नाजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अर्णोराज चौहान को ही क्या कहा जाता है? अर्णोराज चौहान को ही कहा जाता है अन्नाजी। अर्णोराज चौहान का जो समय है वो भैया कितना है? तो सन 1133 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक का जो समय है वह अर्णोराज चौहान का है। अब अर्णोराज चौहान जैसे ही शासक बने, शासक बनते ही अर्णोराज चौहान का चालुक्यों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। अर्णोराज चौहान शासक बने और शासक बनते ही अर्णोराज चौहान का चालुक्यों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। चालुक्य या सोलंकी, तो इसको देखिए, इस संघर्ष को अपन पढ़ते हैं। यह है चौहानों का अजमेर राज्य और यहाँ के शासक अर्णोराज चौहान। अब हुआ क्या था कि इधर अर्णोराज की सीमा लगती थी गुजरात के साथ। ये देखो इधर, ये हो गई गुजरात के साथ सीमा। तो गुजरात जो है, गुजरात का इस समय शासक था सिद्धराज जयसिंह। गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक था सिद्धराज जयसिंह। तो चौहानों और चालुक्यों के बीच में आपस में सीमा लगती थी।
तो भैया सीधी सी बात है, सीमा विवाद है वो होना एक नॉर्मल सी बात है। अब इसी सीमा विवाद के चलते सन 1134 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह है, इन्होंने अर्णोराज पर कर दिया आक्रमण। सन 1134 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह के द्वारा अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया गया। अब सिद्धराज जयसिंह ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस संघर्ष में अर्णोराज चौहान की होती है विजय और सिद्धराज जयसिंह हो जाता है पराजित। और गुजरात में यहां पर देखिए चालुक्य वंश का शासन था। इन्हीं चालुक्यों को राजपूतों की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया भी था। यही चालुक्य जो है वो कालांतर में आगे चल करके कहलाए थे सोलंकी। ओके, तो इस संघर्ष में सिद्धराज जयसिंह की है वह पराजय हो गई और सिद्धराज जयसिंह ने अर्णोराज चौहान के साथ संधि की और इस संधि के तहत सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है अर्णोराज चौहान के साथ करवा दिया। अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया? अर्णोराज चौहान के साथ करवा दिया और इस प्रकार से चौहानों और चालुक्यों के बीच में एक बार शांति स्थापित हो गई। शांति कहना नहीं मानती, ज्यादा दिन तक ये शांति नहीं रहती है बनी हुई। तो भैया होता क्या है, सन 1142 में एक बार पुनः संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। अब की बार जो संघर्ष हुआ था इसका कारण क्या था? देखो, सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु है, उसके बाद में इसका भतीजा था जिसका नाम था कुमारपाल चालुक्य। तो कुमारपाल चालुक्य शासक बन गया और कुमारपाल चालुक्य के समय है और अर्णोराज चौहान और भैया कुमारपाल चालुक्य यानी चौहानों और चालुक्यों के बीच में दोबारा संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है ना। ये देखो, कुमारपाल चालुक्य, अर्णोराज चौहान, दोबारा संघर्ष शुरू हुआ। अब की बार संघर्ष का कारण जो है वो एक तो यही था सीमा विवाद को लेकर, दूसरा एक कारण था कि अर्णोराज की एक पत्नी थी जिसका नाम था देवल देवी। कांचन देवी के अलावा एक अन्य पत्नी चालुक्य वंश की और थी जिसका नाम था देवल देवी, और यह देवल देवी जो है वह कुमारपाल चालुक्य की क्या थी? बहन थी। कहा जाता है, ख्यातों में ये जानकारी मिलती है कि एक बार अर्णोराज चौहान और देवल देवी है वो आपस में चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ जानते ही हो, शकुनी मामा वाली, ठीक है ना। तो चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़ खेलते खेलते एक दूसरे के वंश के हास्य विनोद में निंदा कर रहे थे। ठीक है, पति पत्नी जब है वह भैया एक दूसरे के वंश की निंदा करते हैं तो कहते ही है थाल लाइशर वो थाल लाइशर वो थाल लाइशर यहाँ कर दोनों यार बीच में मैंने राड होगी। मतलब दोनों के अंदर जो है वह तनातनी का माहौल हो गया, बात होगी सीरियसली। अब सीरियसली बात हो गई तो भैया देवल देवी जो है, इस देवल देवी ने क्या किया, तुरंत अपने भैया कुमारपाल चालुक्य जो है इसको संदेशा पहुंचा दिया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बोला जब आया जीजोजी माने कौन नहीं। ठीक है, तो कुमारपाल चालुक्य जो है, इस कुमारपाल चालुक्य ने देवल देवी के कहने पर अर्णोराज चौहान पर कर दिया आक्रमण। दोनों के मध्य युद्ध हुआ और अब की बार इस संघर्ष में भैया क्या होता है, कुमारपाल चालुक्य की होती है विजय। कुमारपाल चालुक्य की विजय होती है, अर्णोराज चौहान जो है वो इस संघर्ष में हो जाता है पराजित। दोनों के बीच में संधि होती है। अच्छा, पहले ये होता था जो राजा पराजित हो जाता था उस पराजित राजा को युद्ध का हर्जाना देना पड़ता था अथवा अपनी पुत्री बहन का विवाह जो है वो जीतने वाले राजा के साथ करवाना पड़ता था। तो दोनों के बीच में संधि हो गई और इस संधि के तहत है वह कुमारपाल चालुक्य के साथ अर्णोराज चौहान ने जलहन का विवाह करवाया। जलन का विवाह जो है वह कुमारपाल चालुक्य के साथ करवा दिया और एक बार पुनः चौहान और चालुक्यों के बीच में शांति स्थापित हो जाती है और इस प्रकार से सन 1147-48 ईस्वी में यह संधि हो गई और भैया दोनों वंशों के बीच में एक बार शांति स्थापित हो गई। तो शासक बनते इनका चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ था। ये चालुक्य संघर्ष था, चौहान चालुक्य संघर्ष। इस चौहान चालुक्य संघर्ष में देखिए अर्णोराज का सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ।
अर्णोराज ने सिद्धराज जयसिंह को पराजित किया, परंतु कुमारपाल चालुक्य के साथ जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष में अर्णोराज की क्या होती है, पराजय होती है। अब आगे देखो, कुमारपाल चालुक्य के साथ है वह संधि हो गई और उसके बाद में अर्णोराज चौहान ने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था और इस साम्राज्य विस्तार के तहत आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर विजय प्राप्त की थी। अर्णोराज चौहान के द्वारा मेवाड़ तक के क्षेत्र, मालवा तक के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया गया था। ठीक है ना, तो ये भी अर्णोराज चौहान एक महत्वपूर्ण शासक थे। अच्छा, अर्णोराज चौहान का एक प्रश्न आता है, लगभग हर एग्जाम में आ ही जाता है, देवबोध एवं धर्म घोष। देवबोध और धर्म घोष किसके दरबारी विद्वान थे? तो देवबोध और धर्म घोष अर्णोराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। देवबोध और धर्म घोष अर्णोराज चौहान के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। अर्णोराज चौहान के द्वारा ही अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया? सन 1137 ईस्वी में अर्णोराज चौहान ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कहा जाता है अर्णोराज चौहान है, अर्णोराज चौहान के समय में अनेकों मुस्लिम आक्रमण हैं वह यहाँ पर होते हैं। तो रोज रोज के इन मुस्लिम आक्रमणों से अर्णोराज चौहान परेशान हो गया था। रोज रोज के मुस्लिम आक्रमणों से अर्णोराज चौहान परेशान हो गया, तो इन्होंने भैया नाग पहाड़ और तारागढ़, नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य में एक बार इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। इधर पहाड़ियां आ गई, दोनों तरफ सैनिक मोर्चा बनाकर चारों तरफ से इन मुस्लिम आक्रमणकारी है, इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को घेर लिया और घेर करके भयंकर रूप से अर्णोराज चौहान ने उन मुस्लिम आक्रांताओं का नरसंहार किया। भयंकर रूप से नरसंहार किया। यह नरसंहार इतना भयानक था कि कहा जाता है कि भैया मुस्लिम आक्रमणकारियों के खून से पूरी धरती जो है वो लाल हो गई थी। मांस के लीथड़ों से चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल गई थी। चारों तरफ मांस के लीथड़ों से बदबू ही बदबू फैल गई थी। तो इन मुस्लिम आक्रांताओं के खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए ही अर्णोराज चौहान ने सन 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी जो है, इस चंद्रा नदी के पानी को रोक करके मुस्लिम आक्रांताओं के खून से रंगी हुई इस धरती को साफ किया और यहां पर चारों तरफ पाल बना करके फिर भैया यहां अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। तो यह जो अन्ना सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। इनका एक नाम मैंने जैसे अभी आपको बताया था, पीछे अपन ने देखा ही है, इन्हें इनकी प्रजा के द्वारा अन्ना जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो मुस्लिम आक्रांताओं के खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये जो अन्ना सागर झील है, इसी अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित शाही महल स्थित है। और ये जो शाही महल है, कहा जाता है इस शाही महल के अंदर एक बार जहांगीर जब अजमेर आया हुआ था तो उस दौरान किसी बात को लेकर के जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, वह जहांगीर से नाराज हो गई थी। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां जब जहांगीर से नाराज होगी तो रूठ करके इस महल में आकर के रहने लगी। तो यहीं पर बना हुआ है रूठी रानी का महल, यानी इस महल को ही रूठी रानी का महल कहा जाने लगा, क्योंकि भैया ये नूरजहां जहांगीर से रूठ कर इस महल में आकर रहने लगी और इसे मनाने के लिए जो है वह जहांगीर 17 बार आया था। कितनी बार आया? 17 बार जहांगीर आया था। अपने राजस्थान में रूठी रानी तो एक ही है, परंतु रूठी रानी के महल 3-4 है और उन्हीं 3-4 महलों में ये सबसे प्रसिद्ध है। और एक्चुअल में ये जो महल है वो किसका कहलाता है? नूरजहां का कहलाता है।
समझ में आ गई। तो ये रूठी रानी कोई अपने उमादे नहीं थी, ये रूठी रानी है वो नूरजहां थी। उमादे रूठी रानी एक ही है अपने राजस्थान में, मालदेव की पत्नी उमादे, ठीक है ना। अब इसी अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग का भी निर्माण करवाया था। और यह जो शाही बाग है, इस शाही बाग को कहा जाता है वर्तमान में क्या, सुभाष उद्यान। शाही बाग को ही क्या कहा जाता है, इसी शाही बाग को कहा जाता है सुभाष उद्यान। ओके, तो शाही बाग और सुभाष उद्यान दोनों यहाँ अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है। कहा जाता है इसी सुभाष उद्यान में जो नूरजहां की जो माता थी, नूरजहां की माता का नाम क्या था, अशमत बानो बेगम। अशमत बानो बेगम ने भैया इसी सुभाष उद्यान में गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। क्या किया था, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। तो यह जो झील का निर्माण करवाया ही था। इसके अलावा जो है वह अर्णोराज चौहान के द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। कहां पर, पुष्कर में। कौन सा मंदिर, वराह मंदिर जो है, इस वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था, जिसे आगे चल करके कालांतर में जो जहांगीर था उस जहांगीर ने नष्ट करवा दिया। और भैया इसने क्या किया कि जो वराह भगवान की मूर्ति थी उसको पुष्कर तालाब में फेंकवा दिया था। अर्णोराज चौहान है इनका, देखिए अब इनकी मृत्यु पर अपन बात करते हैं। अर्णोराज चौहान का खुद का पुत्र था जगदेव चौहान, और अर्णोराज चौहान के खुद के पुत्र जगदेव चौहान के द्वारा सन 1150 ईस्वी में, सन 1150 ईस्वी में अपने ही पिता अर्णोराज चौहान की हत्या कर दी गई। राजगद्दी के लालच में इस जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, और इसी कारण से याद रखना जगदेव जो है वो कहलाता है चौहान वंश का। जगदेव क्या कहलाता है, चौहान वंश का पितृहंता शासक। जगदेव क्या कहलाता है, चौहान वंश का पितृहंता शासक कहलाता है। तो लगभग क्या एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, बोल फलाने वंश का पितृहंता शासक कौन है, उस वंश का पितृहंता शासक कौन है। याद रखना चौहान वंश का पितृहंता शासक कौन है, जगदेव चौहान जो है वो चौहान वंश का पितृहंता शासक है। जगदेव चौहान शासक बन गया। सन 1150 ईस्वी से सन 1155 ईस्वी तक है वह जगदेव शासक रहा। अब ये पितृहंता था तो इसको गद्दी से हटा करके शासक बनते हैं कौन, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ जिन्हें इतिहास में बिसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। विग्रह राज चतुर्थ है, विग्रह राज चतुर्थ को ही कहा जाता है बिसल देव चौहान। सन 1155 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक का जो समय है वह विग्रह राज चतुर्थ का है। इन्होंने पितृहंता जगदेव जो है इसको कर दिया पदच्युत, मतलब गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गए। चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक रहे हैं वह कौन रहे हैं भैया, विग्रह राज चतुर्थ है, वो सर्वश्रेष्ठ शासक रहे हैं। विग्रह राज चतुर्थ की अगर बात करते हैं, विग्रह राज चतुर्थ है वो एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, और विद्वान होने के कारण इनको कहा जाता है कटिबंधु।
सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और विद्वान होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ कहलाते हैं कटिबंधु। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत के अंदर कौन सी भाषा में? संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की गई थी। कीर्तार अर्जुनीय में उसकी तरह ही इस हरिकेली नाटक के अंदर क्या मिलता है? शिव तथा अर्जुन के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसे हरिकेली नाटक में किसका उल्लेख मिलता है? हरिकेली नाटक में शिव तथा अर्जुन के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। देखिए, आपने सुना होगा कि जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जाओ अपने अपने आराध्य देवताओं के पास युद्ध का प्रशिक्षण लो। तो अर्जुन जो है, इन्होंने भैया शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव से अर्जुन आपको पता ही है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, परंतु धनुर्विद्या जो है वह शिव से अधिक नहीं जानता है। तो शिव से जो गुप्त कई अस्त्र शस्त्र है धनुर्विद्या के, उनको प्राप्त करने के लिए शिव की इन्होंने तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए, इन्हें शिक्षा देना चाहते थे, परंतु उससे पहले जो है वह भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे कि जिसको मैं शिष्य बना रहा हूं क्या वह शिष्य बनने के योग्य है या नहीं है। तो भगवान शिव जो है, इन्होंने किरात किसे कहते हैं? शिकारी को कहते हैं। किरात का वेश बनाया और किरात का वेश बना करके अर्जुन के सामने है वह उपस्थित हुए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, और उसी घटना पर है वह हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की है। ये हरिकेली नाटक जो है, इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां विश्व की 2 इमारतों पर उत्कीर्ण है। एक तो है 2.5 दिन का झोंपड़ा, कहां पर है? अजमेर में है। और दूसरा है राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड के अंदर है। इन 2 इमारतों पर है, 2 स्मारकों पर है वह हरिकेली नाटक की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण है। इस हरिकेली नाटक को जब केलहार्न ने पढ़ा, विद्वान था एक, तब इसने भैया विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा था कि विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से, विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक थे जो भवभूति एवं कालिदास की होड़ करने में सक्षम थे। उन हिंदू शासकों में से एक थे जो भवभूति व कालिदास की होड़ करने में सक्षम थे। यानी केलहार ने विग्रहराज चतुर्थ जो है इनको भवभूति तला कालिदास के समतुल्य बताया है। ठीक है ना। तो इस बात से हमें पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ है वह कितने उच्च श्रेणी के उच्च कोटि के विद्वान थे। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ जो है वह विद्वानों के, विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि कवि बांधव जो है वो किसे कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ जो है, विग्रहराज चतुर्थ को ही कवि बांधव कहा जाता है। आगे समझ में कई बार ये प्रश्न है वह आ चुका है।
विग्रह राज चतुर्थ जो है इनको ही कहते हैं कवि बांधव। कहां पर देखिए इसका उल्लेख है, वह है दयानक द्वारा लिखे हुए ग्रंथ पृथ्वीराज विजय से प्राप्त होता है। जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और जयानक के पृथ्वीराज विजय से हमें इसका उल्लेख जो है वह प्राप्त होता है। समझ में आगे बात है। इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, और इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की, और इनके दरबारी विद्वान थे नरपति नालय, जिन्होंने विसल देव रासो ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, सोमदेव ने ललित विग्रह राज और नरपति नालय ने विसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह जो ललित विग्रह राज है, इसमें इंद्रपुरी की राजकुमारी रूपवती तथा विग्रह राज चतुर्थ है, उनके प्रेमाख्यान का उल्लेख है, और रूपवती से दूसरा नाम देसल देवी भी कहते हैं, इसी का नाम था देसल देवी। इनके प्रेमाख्यान का उल्लेख जो है वो ललित विग्रह राज में है, और बिसल देव रासों में परमार वंश की राजकुमारी राजमती और विग्रह राज चतुर्थ के प्रेमाख्यान का जो उल्लेख है वह बिसल देव रासों में है, और ललित विग्रह राज में है वह देसल देवी या रूपवती तथा विग्रह राज चतुर्थ के प्रेमाख्यान का उल्लेख है, वो भैया हमें प्राप्त होता है। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ये जो प्रेमाख्यान है वह पूर्ण रूप से काल्पनिक है, ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। आधुनिक इतिहासकार इसे मान्यता नहीं देते हैं। फिर भी भैया ये देखिए, सोमदेव नरपति नालय ये एक उच्च श्रेणी के विद्वान थे, इनको विग्रह राज चतुर्थ ने आश्रय दिया, इस कारण से विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव कहते हैं। और जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में स्पष्ट रूप से कहा है भैया कि विग्रह राज चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात यह जो कवि बांधव की उपाधि है वह निरर्थक हो गई। अब इसको धारण करने वाला कोई योग्य शासक नहीं है। विग्रह राज चतुर्थ जो है यह एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। इसका क्या प्रमाण है? तो देखिए, विग्रह राज चतुर्थ के समय चौहानों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था। विग्रह राज चतुर्थ के समय चौहानों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। पहली बार दिल्ली जो है, दिल्ली प्रथम बार चौहान साम्राज्य में शामिल हुआ। पहली बार दिल्ली चौहान साम्राज्य में किसके समय में शामिल हुआ था? विग्रह राज चतुर्थ के समय में दिल्ली पहली बार चौहान साम्राज्य में शामिल हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है ये। अच्छा, इसी कारण से विग्रह राज चतुर्थ के समय को कहा जाता है चौहानों का स्वर्ण काल। किस चौहान शासक के समय को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं? विग्रह राज चतुर्थ के समय को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। इतना ही नहीं, विग्रह राज चतुर्थ ने गजनी के शासक, गजनी का शासक था उस समय खुसरव शाह है, तो गजनी के शासक खुसरव शाह है, इसको विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा पराजित किया गया था। तो विग्रह राज चतुर्थ ने गजनी के किस शासक को पराजित किया था? गजनी के शासक खुसरव शाह को पराजित किया था। ललित विग्रह राज में इस खुसरव शाह का नाम मिलता है।
हमीर। ललित विग्रह राज है ना बेटा, ललित विग्रह राज में इसका नाम मिलता है हमीर। तो एक बात याद रखना, क्या कि एग्जाम में आ गया कि विग्रह राज चतुर्थ ने गजनी के किस शासक को पराजित किया, तो याद रखना खुसरो शाह ऑप्शन में नहीं आएगा। जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए हमीर जो है ये शब्द ऑप्शन में देंगे। तो गजनी के किस शासक को पराजित किया था? हमीर को पराजित किया था। तो इससे सिद्ध होता है कि विग्रह राज चतुर्थ एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ है वह एक सर्वश्रेष्ठ निर्माता भी थे। एक सर्वश्रेष्ठ निर्माता भी थे। सर इसका क्या प्रमाण है? तो देखो, विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नाम का एक संस्कृत विद्यालय जो है उसका निर्माण करवाया था। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा सरस्वती कंठाभरण नाम का एक संस्कृत विद्यालय है, इसका निर्माण अजमेर में करवाया गया था। और देखिए इस संस्कृत विद्यालय के अंदर मां सरस्वती की भैया भोज के समान प्रतिमा भी स्थापित करवाई गई। कहा जाता है कि सन 1194 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर दिया और नष्ट करके इसे किस में परिवर्तित कर दिया? मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। और यह जो है वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहलाती है। ये जो मस्जिद है यहां पर पंजाब के साहपीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स यानी क्या होता है बेटा? उर्स यानी होता है मेला। पंजाब के साहपीर का 2.5 दिन का उर्स यहां पर लगता है, इस कारण से इसको बोला जाता है 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोंपड़ा। वेरी गुड। इस कारण इसको कहते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ ने भैया बिसलपुर नाम का कस्बा बसाया और इनके द्वारा बिसल सागर जलाशय का भी निर्माण करवाया गया था। विग्रह राज चतुर्थ राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक है जिन्होंने अशोक के अभिलेख पर अपना लेख लिखवाया था। विग्रह राज चतुर्थ राजस्थान के इकलौते ऐसे शासक हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेख पर अपना लेख लिखवाया था। कौन से अभिलेख पर? अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख है। इस पर इन्होंने शिवालिक लाट के नाम से शिवालिक लाट के नाम से अपना लेख लिखवाया था। किस नाम से? शिवालिक लाट के नाम से अशोक के अभिलेख पर अपना लेख लिखवाया था। कौन से अभिलेख पर? दिल्ली टोपरा अभिलेख पर। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख पर इन्होंने अपना लेख लिखवाया था। और विग्रह राज चतुर्थ है, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा भैया, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा ये बात भी याद रखना कि धर्म घोष सूरी के कहने पर, धर्म घोष सूरी
के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन अपने राज्य में पशु हत्या को क्या कर दिया, पाबंद। तो विग्रहराज चतुर्थ ऑल ओवर बातों से पता चलता है कि एक महानतम शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ एक सर्वश्रेष्ठ निर्माता थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और एक उच्च कोटि के विद्वान थे और इसके अलावा विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। इस कारण ये कवि बांधव कहलाते हैं। आगे समझ में, विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और विग्रहराज चतुर्थ जो है वह एक सर्वश्रेष्ठ क्या थे, निर्माता भी थे। तो भैया ऑल ओवर विग्रहराज चतुर्थ जो है वह चौहान वंश के एक महानतम शासक थे। आज की क्लास में अपन यहीं तक अध्ययन करेंगे। अब इससे आगे की जो क्लास है उसमें अपन विग्रहराज चतुर्थ के बाद इस अजमेर शाखा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।